हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टेक्निकल हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि आप सभी को गुड न्यूज के माध्यम से बताया गया था कि अब आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल एबी टेक्निकल हब पर। जी हाँ, तो मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ फिटर ट्रेड के 4th सेमेस्टर का ट्रेड थ्योरी 2018 क्वेश्चन पेपर का हल, जो न केवल आपको आईटीआई बल्कि CITS, TO एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए और आप लोग चाहें तो साथ साथ में नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है कि स्पीड रेशियो में बदलाव किए बिना हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की वृत्ताकार गति में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किस गियर अरेंजमेंट का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पीड रेशियो में बदलाव किए बिना हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किस गियर अरेंजमेंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब पावर ट्रांसमिशन में ड्राइवर व ड्रिवन गियर के रेशियो पर कोई भी चेंज ना किया गया है और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, आइए अच्छे से जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए दिया गया है 2 स्पर गियर, ऑप्शन बी में दिया गया है 2 हेलिकल गियर, ऑप्शन सी दिया गया है 2 बेबल गियर, ऑप्शन डी वर्महेल गियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 2 बेबल गियर। आइए हम लोग बेबल गियर के बारे में फिगर के माध्यम से जानते हैं। आपके सामने जो फिगर दिख रहा है इसे हम लोग बेबल गियर के नाम से जानते हैं। बेबल गियर का प्रयोग विभिन्न कोणों पर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, अर्थात इस गियर का उपयोग गति की दिशा को बदलने में किया जाता है। इसका जो प्रोफाइल होता है वो तो सीधा या फिर स्पाइरल में बना होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुरक्षण के लिए व्यवस्थित तरीका निम्न है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता क्या है। किसी भी कंपनी में स्थापित मशीनों से अधिक एवं परिशुद्ध जॉब प्राप्त करने के लिए मेंटेनेंस बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कंपनी में मशीनों पर लगातार कार्य चलने से उनके पुर्जे खराब होते हैं तथा घिस जाते हैं। इसलिए मशीनों की मेंटेनेंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि किसी भी मशीन में सबसे पहले समस्या आती है, उसके बाद उसके कारण का पता लगाया जाता है, कारण का पता लग जाने के बाद उसमें निदान किया जाता है, निदान हो जाने के बाद उसमें सुधार आ जाती है, जिससे मशीन पर बिना किसी रुकावट के कार्य किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है कि गियर व्हील में 36 दांत तथा 3 mm मॉड्यूल होता है, उसका पिच व्यास निम्न होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे पिच व्यास मॉड्यूल व तिथ क्या होता है एक फिगर के माध्यम से। आपके सामने जो गियर दिख रहा है यह एक सिंपल गियर है। इसमें हम लोग जानेंगे पिच सर्किल, तिथ व मॉड्यूल क्या है। पिच सर्किल, ये जो बीच का सर्किल बना दिख रहा है इसको पिच सर्किल के नाम से जानते हैं। इससे जो डाया प्राप्त होता है उसको पिच सर्किल डायमीटर कहते हैं, और जो ये बने हुए उभरे भाग इसको तिथ के नाम से जानते हैं। इसमें जितने तिथ बने होंगे उसको नंबर ऑफ तिथ के नाम से आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। उसके बाद इस पिच से इस पिच की जो बीच की दूरी होती है उसको मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था मॉड्यूल बराबर 3 mm, नंबर ऑफ तिथ दिए थे उसमें 36 और डी
पिच डायमीटर पूछा गया था। मॉड्यूल क्या होता है? इसको गियर के दांतों की संख्या से पिच व्यास के अनुपात के अनुसार परिभाषित किया जाता है। मॉड्यूल बराबर होता है D/T, मतलब पिच डायमीटर अपान नंबर ऑफ टीथ। तो इसमें मॉड्यूल 3 mm दिया गया है और नंबर ऑफ टीथ 36 दिए गए हैं। तो M बराबर D/T होगा। मॉड्यूल 3 है। D पिच डायमीटर हमें ज्ञात करना है, नंबर ऑफ टीथों की संख्या 36 दिया गया है, तो D बराबर 3 × 36। D बराबर आएगा 108 mm। जो ये वैल्यू निकल के आ रही वो पिच डायमीटर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें D करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर D में 108 वैल्यू दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ जाए तो क्या परिणाम होगा। जो हमारा ड्रिल होता है यदि उसमें क्लियरेंस एंगल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? अनुपयुक्त बेडिंग एज सन बनेगा, कमजोर कटिंग एज हो जाएंगी, खुरदरी होल सरफेस हो जाएगी या बढ़ा हुआ पॉइंट निकलेगा। तो अनुपयुक्त बेडिंग एक्शन कब बनते हैं? जब कारीगर ड्रिल को ग्राइंड करते समय ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का उपयोग नहीं करता है, तो उसकी जो कटिंग एजेस होती हैं वो अनुपयुक्त हो जाती हैं। और खुरदरी सरफेस होल कब होगी? जब फीड दर अधिक होगा तथा ड्रिल का कटिंग एज शार्प नहीं होगा, जो कूलेंट उसमें उपयोग किए जाते हैं वो अप्रभावी होगा। ऑप्शन डी कब होगा? बढ़ा हुआ पॉइंट एंगल। ऐसा जब होता है जब क्लियरेंस एंगल बहुत ही कम हो या बढ़ा हुआ पॉइंट एंगल वाले ड्रिल का प्रयोग हार्ड मेटल में ड्रिल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी निकल के आ रहा है, कमजोर कटिंग एज। यदि क्लियरेंस एंगल बढ़ाया जाता है तो पॉइंट का एंगल कम हो जाता है, जिससे कटिंग एंगल जो है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मशीनों तथा उनकी एसेसरीज में वर्म एवं वर्म व्हील ड्राइव का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए भारी टार्क ट्रांसमिट करना, ऑप्शन बी वर्म शाफ्ट से वर्म व्हील तक गति में भारी कमी करना, ऑप्शन सी उच्च गति पारेषित करना, ऑप्शन डी वर्म व्हील से वर्म शाफ्ट तक गति में भारी कमी करना। तो जो वर्म एंड वर्म व्हील गियर होता है उसका मेन उद्देश्य होता है वर्म शाफ्ट से वर्म व्हील तक गति में भारी कमी करना। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बट ऑप्शन इसमें डी दिया है वर्म व्हील से वर्म शाफ्ट तक गति में भारी कमी करना। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि वो ना वर्म व्हील से वर्म शाफ्ट की ओर करता है बल्कि वह वर्म शाफ्ट से वर्म व्हील तक पावर को ट्रांसमिट करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर निकल के बी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रेक की टूथ थिकनेस किसके द्वारा मापी जाती है? जो रेक होता है गियर में, जो रेक होता है उसका जो माप लेते हैं वो किस कैलिपर के द्वारा ली जाती है? यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, फ्लेंज माइक्रोमीटर या गियर टेस्टर। तो उसमें जो हम लोग रीडिंग लेते हैं वो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा ली जाती है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर क्या होता है? इसमें दो स्केलें होती हैं जिससे गियर के दांते का अडेंडम तथा दांते की मोटाई साथ में नापी जा सकती है। यूनिवर्सल के द्वारा हम लोग किसी भी जॉब की मोटाई, अंदरूनी चौड़ाई तथा डेप्थ मापते हैं। फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग इंजन फिन्स की मोटाई, जॉब के कॉलर तथा गियर टीथ की कॉलर की मोटाई मापने में किया जाता है। यह माइक्रोमीटर भी सामान्य माइक्रोमीटर की तरह कार्य करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा गुणधर्मों का समूह पिटवा लोहे से चैन हुक के निर्माण में सक्षम होता है? इसमें कह रहा है कि जो पिटवा लोहा की प्रॉपर्टी होती है वो किस प्रॉपर्टी के कारण उसका हम लोग चैन हुक के रूप में निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी तथा हार्डनेस। ऑप्शन बी कह रहा है हार्डनेस, टफनेस तथा डक्टिलिटी। ऑप्शन सी है मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी तथा टफनेस। ऑप्शन डी दिया गया है हार्डनेस, टफनेस
तथा ब्रिटलनेस। तो जो हमारा पिटवा लोहा होता है उसमें हार्डनेस नहीं होती, तो उसके अकॉर्डिंग ना तो ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी होगा और ना ही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इन तीनों में हार्डनेस दिया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन सी निकल के आ रहा है, क्योंकि इसमें मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी तथा टफनेस का प्रॉपर्टी होता है। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नर्म शोल्डर का संयोजन होता है। नर्म शोल्डर जो सॉफ्ट शोल्डर होता है उसका एलॉय लेड और टिन होता है, लेकिन मेन उसमें सबसे ज्यादा डिपेंड करता है परसेंटेज। तो सॉफ्ट शोल्डर का हम लोग प्रयोग जनरल वर्क के लिए करते हैं, उसका जो परसेंटेज होता है वो 37% लेड होता है तथा 63% टिन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है ब्रेजिंग में प्रयुक्त होने वाली फिलर मेटल का गलनांक इतने से अधिक होगा। ऑप्शन ए दिया है 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 420 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन डी 520 डिग्री सेल्सियस। तो जो ब्रेजिंग हमारा होता है, ब्रेजिंग ऑपरेशन भारी धातुओं के लिए किया जाता है। इस ऑपरेशन में शोल्डर का जो गलनांक है अन्य गलनांकों की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका जो गलनांक होता है वो 420 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो निकल के आ रहा है वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रेजिंग में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला फ्लक्स निम्न होता है। तो जो हमारा ब्रेजिंग ऑपरेशन होता है उसमें फ्लक्स का यूज करते हैं वो कौन सा होता है, बोरेक्स या फिर रेजिन या लेड सल्फाइड या जिंक। तो जो ब्रेजिंग ऑपरेशन होता है उसमें जनरल वर्क के लिए हम लोग बोरेक्स का प्रयोग करते हैं, जिसको सुहागा के नाम से भी जाना जाता है। और रेजिन का प्रयोग हम लोग बिजली के कार्यों व खाना पकाने वाले बर्तन में प्रयोग करते हैं। जिंक क्लोराइड फ्लक्स का यूज पीतल, टिन, गोल्ड व सिल्वर आदि धातुओं की ब्रेजिंग में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया हाई विस्कोसिटी इंडेक्स ऑयल की विस्कोसिटी में तापमान के साथ होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन को इंगित करता है। तो जो हाई इंडेक्स विस्कोसिटी ऑयल की विस्कोसिटी का तापमान जो होता है वो होता है बहुत बड़ा, बहुत छोटा, नियत या इनमें से कहीं नहीं। तो उसका जो सापेक्षिक परिवर्तन होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है वो ए होगा, इसमें बहुत बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लुब्रिकेंट ऑयल का गुणधर्म है जिसके कारण तेल के कण धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। ऑप्शन ये दिया गया है तैलीयता, ऑप्शन बी पोर पॉइंट, ऑप्शन सी चिपचिपाहट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन का चिपचिपाहट सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया गया है जिग एवं फिक्सचर की उपयोगिता निम्न होती है। ऑप्शन ये दिया गया है उत्पादन के लिए अल्प दक्षता वाले श्रमिकों की तैनाती की सुविधा देते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है मशीनिंग से पूर्व के ऑपरेशन जैसे कि मार्किंग, मेजरिंग, लेआउट बनाना इत्यादि से मुक्ति दिलाता है। ऑप्शन सी दिया गया है मानवीय रूप से हैंडल किए जाने वाले ऑपरेशन में कमी करता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो हम लोग जिग एवं फिक्सचर का निर्माण करते हैं उसका निर्माण का मेन उद्देश्य क्या होता है, दक्षता, अल्प दक्षता वाले कारीगर भी उसमें आसानी से काम कर सकें तथा मार्किंग, मेजरिंग, उसका लेआउट आसानी से कम समय में तैयार किया जा सके और जो मानवीय रूप से हैंडल किए जाने ऑपरेशन उसमें होते हैं उसकी कमी की जा सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जिग का कार्य निम्न है। जिग का जो कार्य होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है वर्कपीस को होल्ड करना, ऑप्शन बी दिया गया है वर्कपीस की लोकेटिंग, ऑप्शन सी कटिंग टूल की ग्राइंडिंग या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जिग एक प्रकार का उपकरण होता है जो जाग हुआ कार्य वस्तु को पकड़ने के साथ साथ टूल को भी गाइड करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट निकल के आ रहा है।
14 नंबर का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिक्सचर का उपयोग निम्न में किया जाता है। ऑप्शन ए मिलिंग, ऑप्शन बी शेपिंग, ऑप्शन सी टर्निंग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो फिक्सचर होता है हमारा वो मिलिंग, शेपिंग व टर्निंग सभी प्रकार की मशीनों पे यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में पूछा गया है जिग या फिक्सचर में वर्क पीस को कटिंग फोर्सेस के विरुद्ध सुरक्षित रूप से होल्ड करता है। जो हमारा जिग या फिक्सचर होता है उसमें जो वर्क पीस लगा होता है, जब उसमें संक्रियाएं या ऑपरेशंस किए जाते हैं तो उसपे जो कटिंग फोर्सेस लगता है वो किस डिवाइस पे लगता है? लोकेटिंग डिवाइस, क्लैंपिंग डिवाइस, ग्राइंडिंग डिवाइस, गाइडिंग डिवाइस या इंडेक्सिंग डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आता है वो क्लैंपिंग डिवाइस होता है, क्योंकि क्लैंपिंग डिवाइस इसके कटिंग फोर्स के विरुद्ध को बरकरार बनाए रखता है, जिससे कटिंग आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोकेटिंग तथा क्लैंपिंग डिवाइसेज के निर्माण के लिए सामान्य रूप से निम्न सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी लो कार्बन स्टील, ऑप्शन सी हाई स्पीड स्टील या ऑप्शन डी डाई स्टील। तो जो लोकेटिंग तथा क्लैंपिंग डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वो हमारा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है खोखले बेलनाकार घटकों जिनका बाहरी तथा भीतरी व्यास सापेक्षिक रूप से कम हो, जैसे कि बुश में छिद्रों की ड्रिलिंग के लिए निम्न में से किस प्रकार की जिग सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ये दिया गया है सॉलिड टाइप जिग, ऑप्शन बी पॉट टाइप जिग, ऑप्शन सी बॉक्स टाइप जिग या ऑप्शन डी ओपन टाइप जिग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो सॉलिड टाइप जिग होता है। उसमें क्या होता है खोखले बेलनाकार घटकों तथा उन जिनकी बाहरी तथा भीतरी व्यास सापेक्षिक रूप से कम हो, उसमें ड्रिलिंग बुश का यूज करके आसानी से ड्रिलिंग ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सर्किल में समान दूरी पर अनेक छिद्र ड्रिल करने के लिए निम्न टाइप की जिग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इंडेक्स जिग, ऑप्शन बी प्लेट जिग, ऑप्शन सी ओपन टाइप जिग, ऑप्शन डी पॉट टाइप जिग। तो इसमें जो जिग यूज किए जाते हैं वो इंडेक्स टाइप जिग यूज किया जाता है। इंडेक्स टाइप जिग क्या होता है? इंडेक्स टाइप जिग द्वारा परिशुद्ध में सुराख किए जाते हैं, क्योंकि इसमें प्लेट को इंडेक्स करने की सुविधा होती है। इंडेक्सिंग रिफ्लेक्स प्लेट और प्लंजर की द्वारा की जाती है। इस जिग से वृत्ताकार की परिधि में आसानी से सुराख किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। इसमें पूछा गया है जिग्स और फीडर को के माध्यम से निर्मित किया जाता है। ऑप्शन ए कास्टिंग, ऑप्शन बी फैब्रिकेशन, ऑप्शन सी वेल्डिंग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हम लोग नहीं जानते हैं जिग और फिक्सचर एक प्रकार का जुगाड़ होता है जिसके निर्माण में कास्टिंग, फैब्रिकेशन तथा वेल्डिंग तीनों का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उन पाइप के निर्माण के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो जल तथा वायु का चालन करती है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी सिरेमिक या ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो जो पाइप होता है तो जल तथा वायु का संचालन के लिए उसमें हम लोग जनरल वर्क के लिए प्लास्टिक का यूज करते हैं। उससे आसानी से जल तथा वायु दोनों का संचालन किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सिस्टम में दाब बनाए रखने के लिए निम्न में से किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑप्शन बी चेक वाल्व,
ऑप्शन सी वेरिएबल फ्लो प्लग वाला मैनुअल कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन डी वेरिएबल फ्लो प्लग वाला न्यूमेट्रिक कंट्रोल वाल्व। तो जो सिस्टम में दाब को बरकरार रखने के लिए हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग करते हैं। प्रेशर रिलीफ एक प्रकार का सुरक्षा वाला वाल्व होता है जिसका उपयोग किसी सिस्टम में दाब को नियंत्रित या सीमित करने के लिए किया जाता है। इस वाल्व के माध्यम से अधिक प्रेशर या तरल पदार्थ के बहाव के होने से बाहर एक सहायक मार्ग से प्रवाह की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लुब्रिकेंट ऑयल का वह गुणधर्म है जिसके कारण तेल दो सतहों के मध्य पतली फिल्म सुरक्षित बनाए रखता है। ऑप्शन ए तैलीयता, ऑप्शन बी फिल्म स्ट्रेंथ या ऑप्शन सी चिपचिपाहट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी चिपचिपाहट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मेंटेनेंस में निम्न कार्य होता है। ऑप्शन ए घटकों का प्रतिस्थापन या ऑप्शन बी घटकों की मरम्मत या ऑप्शन सी घटकों की सर्विस या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो मेंटेनेंस होता है वो कंपोनेंट को प्रतिस्थापित करता है या प्रतिस्थापन में मदद करता है तथा कंपोनेंट की मरम्मत भी करता है और कंपोनेंट की सर्विस भी करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी निकल के आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लास ए की आग किसके कारण लगने वाली आग होती है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर या ऑप्शन डी रसायन। तो क्लास ए की जो आग लगती है वो लकड़ी के कारण लगती है जिसको बुझाने के लिए वाटर फेड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 25 नंबर में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आज हम लोगों ने 25 नंबर तक क्वेश्चन का डिस्कशन किया। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अपने प्यारे सहपाठियों को भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। यदि आप लोग टेक्निकल लाइन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।